जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग का सेशन स्टार्ट हम कर रहे हैं। मैं इसमें जितने भी आपका एमसीक्यूज़ आ सकते हैं उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले नंबर पे फंडामेंटल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात करेंगे। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और एट द एंड तक जाएँगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अलहदा सेशन होगा, उसमें अलहदा से मैंने डिज़ाइन किया, उसको हम देखेंगे। जी, सबसे पहले प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर भी कहते हैं इसको, रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, इसको 2 तरह से डिफाइन करेंगे। मीन ऑफ कम्युनिकेशन कह लें या वे ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। उसके बाद सेट ऑफ वर्ड्स हैं, कोड्स हैं और सिंबल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे टू राइट अ प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई ना कोई सिंटैक्स होगा जिसको फॉलो करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाते हैं। सेट ऑफ रूल्स फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें या काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, तो मेन ब्रॉड 2 कैटेगरीज हैं, दैट इज़ लो लेवल एंड हाई लेवल। क्लोज टू कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज और मशीन डिपेंडेंट इसको बोलते हैं। उसके बाद मशीन लैंग्वेज की बात करें, फर्स्ट जो कैटेगरी है लो लेवल की, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और बाइनरी कोड पे उसका सारे का सारा कोड बेस करेगा, 0 1 पे मुश्तमिल होगा। नंबर सेकंड पे असेंबली लैंग्वेज, जिसमें निमोनिक सिंबल इंट्रोड्यूस करवाए गए, उसको सेकंड जनरेशन भी बोला जाता है और सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। कुछ की पॉइंट्स मैं इसके एक्स्ट्रा बोलूँगा इस डॉक्यूमेंट के अलावा, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। जी, वन स्टेप हायर देन मशीन, मशीन के बाद बनाई गई। उसके बाद जो सिंबल ऐड किए गए, इंग्लिश वर्ड ऐड किए गए, दैट इज़ कॉल्ड निमोनिक्स, ईज़ी टू लर्न करने के लिए, और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। इज़ आल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज, इसको नोट डाउन कर लें और 2-3 दफ़ा वीडियो सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरा प्रॉपर तैयार हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज सेकंड टाइप है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज और ह्यूमन बीइंग से क्लोज है। इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। आगे इसको अगर हम सब डिवाइड करें या फिर उसको कैटेगराइज़ करें तो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की बात करेंगे। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में, हिस्सों में, फंक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। इट्स आल्सो कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। जितनी भी लेटेस्ट लैंग्वेज आ रही हैं वो सारी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे बेस करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड की कैटेगरीज़ की, तो उसमें स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। प्रोसीजरल है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और नॉन प्रोसीजरल या फिर मॉडल बेस्ड लैंग्वेज को हम क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिवाइड किया जाएगा 3 कैटेगरीज़ के अंदर। पहली कैटेगरी है जी प्रोसीजरल है प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल लैंग्वेज में पहले तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है ये वाली। उसमें प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल किया जाएगा और फंक्शन लिखे जाएंगे, प्रोसीजर राइट किए जाएंगे, स्मॉल पीस ऑफ कोड, और उनको पैरामीटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वैल्यूज प्रोवाइड की जाएंगी और जिसके ऊपर वो टास्क परफॉर्म करेंगे और पर्टिकुलर टास्क के लिए लिखे जाएंगे। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं, प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हैं और सेम सीक्वेंस, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी इंस्ट्रक्शन चलती हैं जिस सीक्वेंस से लिखी होती हैं और प्रोग्रामर को डिफाइन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है इसमें व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके इनपुट को स्टोर की, उसके बाद कैलकुलेशन की, फार्मूला लगाया, देन आउटपुट। तो मोस्टली जो लैंग्वेज है वो हमारी प्रोसीजर लैंग्वेज में फॉल कर रही हैं। उसके बाद एडवांस कैटेगरी में जाएँ तो हमारे पास क्या आएगा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका अलहदा से लेक्चर में डिफ़ाइन किया हुआ है, उसको आपके साथ शेयर कर दूँगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कौन-सी टर्म्स हैं, कौन-कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और डिटेल टॉपिक्स में कितने टॉपिक्स इसमें आ सकते हैं। डिफाइन प्रोग्रामिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्रोग्राम को डिफाइन किया जाएगा, लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सारे का सारा प्रोग्राम बेस करेगा। या फिर रिसोर्सेज होंगे जिसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, जिनको हम कमांड सेंड करेंगे उसे काम लेने के लिए। उसके बाद क्लासेस की बात की जाएगी और उसमें ऑब्जेक्ट्स की बात की जाएगी। ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें सारे के सारा चीज़, सारे का सारा दारोमदार ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होगा। ऑब्जेक्ट इज़ अ फंडामेंटल ब्लॉक होगा उसके लिए, ऑब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा और फंक्शंस हैं। डेटा वेरिएबल्स को हम बोलेंगे और उसके ऊपर कौन सी फंक्शनलिटी परफॉर्म की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन, और मेथड्स भी कहा जाता है जावा के अंदर इसको। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है जी मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग, जिसको हम क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज या नॉन प्रोसीजरल के नाम से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज, इसको क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग को। और इसमें फुल फ्लैज फीचर्स नहीं होते, इसमें सिर्फ हम कमांड लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट होती हैं। कोई एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, डेटाबेस जाके डाटा को एक्सट्रैक्ट करती है। व्हाट टू डू बताना पड़ता है, क्या रिक्वायर्ड है, नॉट हाउ टू डू, दैट इज़ अ की पॉइंट नॉन प्रोसीजरल के अंदर। उसके बाद फंक्शनल लैंग्वेज
एप्लीकेटिव और फंक्शनल लैंग्वेज मतलब किसी लैंग्वेज को सब लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्वेरी लैंग्वेज को, जो किसी लैंग्वेज के अंदर इम्बेड की जाती है, मतलब कमांड्स हम लिखते हैं बटन्स के पीछे जो एग्जीक्यूट होती हैं। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अदर फंक्शंस टू द कंस्ट्रक्ट मोर कम्प्लेक्स फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस की बात की जा रही है, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और कौन कौन सी लैंग्वेज नॉन प्रोसीजरल कैटेगरी में आती हैं, इसमें दो बातें आपने याद रखनी है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जी नेक्स्ट, मॉडल बेस नॉन प्रोसीजरल की हम बात कर रहे थे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्रोसीजरल में बताना पड़ेगा, लेकिन नॉन प्रोसीजरल में व्हाट टू डू बताना पड़ेगा, नॉट हाउ टू डू। सिर्फ कमांड इशू करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली डाटा आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फ्रॉम द डेटाबेस। इसमें एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, प्रोलॉग है, लिस्प है, ये कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं जो कि नॉन प्रोसीजरल कैटेगरी में आती हैं। आगे फिर हमने स्ट्रक्चर्ड को डिस्कस किया, यहाँ पे है जी अनस्ट्रक्चर्ड या फिर नॉन स्ट्रक्चर्ड इसको बोलते हैं, जिसमें फोकल है, टेलकॉम्स है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज है, जिसमें बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं किया जाएगा, सारे का सारा प्रोग्राम एक ही फंक्शन में एक ही पार्ट में लिखा जाएगा। और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, एरर प्रोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दीज आर। और स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जिसको हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें फंक्शन बना सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस ऑफ मॉड्यूल्स कोड लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन और प्रोसीजर्स। नेक्स्ट है जी हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में काम करें या फिर असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखें, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा। वी हैव टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात की जा रही है या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर, दो तरह के नाम है इसके, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फर्स्ट कैटेगरी कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे सोर्स कोड को, सोर्स कोड क्या होगा जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड को पढ़ेगा और उसको ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा, एक सेपरेट फाइल जनरेट कर देगा, एज अ होल पूरी की पूरी फाइल को जो ट्रांसलेट करेगा, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। और इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद फौरन एग्जीक्यूट करेगा, और ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करेगा। एवरी टाइम जब आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंटरप्रेटर लैंग्वेज के अंदर, तो वो हर दफ़ा ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होगी। लेकिन ऐसी लैंग्वेज जिसमें कंपाइलर लगा हुआ है, लाइक सी, सी प्लस प्लस है, तो उसमें ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मैनी टाइम्स किया जा सकता है। असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर इस्तेमाल होता है, जो कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में तब्दील करेगा। व्हाट अबाउट लिंकर? लिंकर क्या है जी, जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी थी, कंपाइलर ने बनाई थी, उसको लाइब्रेरीज के साथ अटैच करेगा और एक्जी फाइल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड लिंकर, दैट पार्ट ऑफ कंपाइलर है। के बाद लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जो कि प्रोग्राम को जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है या एग्जी प्रोग्राम बना था, उसको मेमोरी के अंदर लोड करेगा। पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी, मेमोरी में जगह बनाएगा और एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद साइज ऑफ प्रोग्राम कितना है, इंस्ट्रक्शन और डेटा का, क्रिएट मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, और रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करेगा, मतलब कंट्रोल जो है वो सीपीयू को दे दिया जाएगा। आगे फिर आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उस पेपर में आ चुका हुआ है ऑलरेडी भी। उसके बाद है जी वाइट स्पेस क्या होती हैं, ब्लैंक स्पेसेस हैं, टैब्स हैं, न्यू लाइन है, करेक्टर्स हैं। न्यू लाइन करेक्टर है, उसके बाद कमेंट्स हैं जो कि कंपाइलर इग्नोर करता है, इसको पढ़ता नहीं है, दैट इज कॉल्ड वाइट स्पेसेस। टोकन क्या होंगे, कीवर्ड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं या पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जो कि टोकन इस्तेमाल होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसे टोकन बोलते हैं। इंडेंटेशन पोजीशनिंग ऑफ द कोड, कोड की पोजीशनिंग हमने की है, उसको प्रॉपर तरीके से लिखा है, स्पेसिस छोड़ के, टैब स्टॉप दे के, इफ़ के नीचे इफ़ लिखा है, इफ़ नीचे एल्स लिखा है प्रॉपरली, ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सके कि इसकी पोजीशन क्या है, किसके साथ मैच होगा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। और पाइथन ऐसी लैंग्वेज जिसमें इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी एरर्स। एरर्स क्या है, किसी प्रोग्राम में जो एरर आएगा, दैट इज कॉल्ड बग इन प्रोग्रामिंग टर्म्स। और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग और डिटेक्टिंग द एरर और रिमूविंग द एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। फाइंडिंग एंड रिमूविंग, डिटेक्टिंग और रिमूविंग द एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। थ्री टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स एरर,
तो किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को हम फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम लिखेंगे तो वो करेक्ट होगा। अगर रूल की नेविगेशन की जाएगी, रूल्स को इनवैलिड स्टेटमेंट लिखी जाएगी, रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर, और सिंटैक्स एरर कंपाइलर डिटेक्ट करता है। उसके बाद लॉजिकल एरर जो है वो पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर, लाइन की तरतीब गलत हो गई, उसके बाद फार्मूला गलत लगा दिया प्रोग्रामर ने, इनपुट गलत चली गई तो आउटपुट गलत आएगी। लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम जो गलत हो गया दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। उसके बाद रन टाइम एरर, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन करोगे और इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने से, लाइक डिवाइडिंग नंबर बाय जीरो, लाइक ओपनिंग अ फाइल दैट नॉट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द हार्ड डिस्क। उसका पाथ हमने दे चुके हैं। आगे कैटेगरी आती है जी वेरिएबल की। वेरिएबल वाइवा क्वेश्चन पूछा गया है वाइवा के अंदर फाइनल सिलेक्शन में। वहाँ पे वेरिएबल क्या है, मेमोरी सेल है या मेमोरी लोकेशंस हैं, या फिर ऐसी क्वांटिटीज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कॉन्स्टेंट्स क्या है, ऐसी क्वांटिटीज की वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, आई कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। व्हाट अबाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन? वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप, नाम बताना और डेटा टाइप बताना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। और कंपाइलर डिक्लेरेशन लाइन को इस्तेमाल करके डिसाइड करता है हाउ मच मेमोरी अवेलेबल रिक्वायर्ड। इनिशियलाइजेशन क्या होगा, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। वैल्यू भी असाइन की जाती है जब वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। उसके बाद डेटा टाइप्स सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं या सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं दैट कैन बी यूज, डिफरेंट टाइप का डेटा हम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी को अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती हैं। और वैल्यूज़ हैं और ऑपरेशन कौन से लगाए जा सकते हैं उन वैल्यूज़ पे, कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं, ये डेटा टाइप डिफाइन करती है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हम इस्तेमाल करेंगे। और डेटा टाइप्स को कैटेगराइज करें तो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं जो इंटीजर, फ्लोट, बिल्ट इन भी इसको बोलते हैं, इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहा जाता है। और वॉइड है, करैक्टर है, बूलियन है। बूलियन की वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है। उसके बाद है जी नेक्स्ट ड्राइव डेटा टाइप्स हैं, लाइक फंक्शन आप बनाते हैं, उसके बाद अरे डिज़ाइन करते हैं बिल्ट इन टाइप को इस्तेमाल करते हुए, पॉइंटर्स हैं जो किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं, रेफरेंसेस हैं, दीज आर द ड्राइव डेटा टाइप्स। और आगे फिर क्लास है जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उसके बाद यूनियन है, इनाम है, टाइप डेफ है, दीज आर यूजर डिफाइंड टाइप्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना ज़रा, इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद है जी नंबर नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो 5 है हमारे पास, प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का। और नंबर नेक्स्ट पे मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस और रिमाइंडर ऑपरेटर है जो कि डिवाइड करेगा और इंटीजर रिमाइंडर आपको प्रोड्यूस करके देगा। उसके बाद विजुअल बेसिक लैंग्वेज की बात करें तो उसमें इंटीजर डिवीजन भी है और सिंपल डिवीजन भी है। ऑपरेटर्स यूनरी भी हैं और बाइनरी भी हैं। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ऐसा ऑपरेटर दैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड, जो एक ऑपरेंड पे काम करेगा, दैट इज कॉल्ड यूनरी। सपोज कर लें आपने लिखा ए प्लस प्लस, तो प्लस प्लस जो है बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो ए के साथ लगा हुआ है, एक ऑपरेंड इसके ऊपर है, मतलब एक ऑपरेंड पे काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। इसी तरह से बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि डेट वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स, लाइक ए प्लस बी आपने लिखा, या फिर लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया, दैट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और मल्टीप्लिकेशन की जा रही है दो नंबर्स की, दो वेरिएबल्स की, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर है। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस और माइनस, इसके दो वर्जन है। ये माइनस के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, सॉरी यूनिटी के तौर पे भी, और बाइनरी के तौर पे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। व्हाट अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स? रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जी 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू का, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। दीज आर ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर कंपाउंड कंपैरिजन बनाने के लिए, कंपाउंड कंडीशन डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मल्टीपल लॉजिकल एक्सप्रेशंस को आप मिला के कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन या कंडीशन बना सकते हैं। लाइक आप कहते हो ए ग्रेटर देन बी, दैट इज द रिलेशनल एक्सप्रेशन। और अगर आप कहते हो ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड हमने इस्तेमाल किया, जो कि बाइनरी ऑपरेटर है और कम्प्लेक्स कंडीशन को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिसमें एंड है और नॉट है। जबकि लॉजिकल नॉट जो है वो यूनिटी ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड पे काम करता है, एंड और जो है वो दो ऑपरेंड पे काम करते हैं।
कंडीशनल ऑपरेटर, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, सी लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होगा, जो कि 3 ऑपरेंड्स पे काम करेगा। जी, उसके बाद फिर कंडीशनल ऑपरेटर, और इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं बिकॉज इट वर्क्स विद 3 ऑपरेंड्स, और इसमें क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर हम एक्सप्रेशन लिखें इसका तो कुछ इस तरह बनेगा, लाइक ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और मैक्स, इस तरह कर लें। अगर हम एक वेरिएबल मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ द एक्सप्रेशन। इसको वैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क, और अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या प्रिंट होगा, इवन प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद कॉलन साइन है, और फिर सी आउट ऑड प्रिंट किया जाएगा। ये है जी हमारा एक ही लाइन में एक्सप्रेशन डिज़ाइन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो इस तरह होगा, एम एक्स मैक्स एक वेरिएबल है हमारा, और हम कहते हैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है, और ए साइन किया जाएगा, अदरवाइज बी साइन किया जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो ए की वैल्यू उसमें चली जाएगी, वरना बी की वैल्यू चली जाएगी। जी, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन साइन टर्नरी ऑपरेटर हैं, और ये 3 ऑपरेंड पे काम करता है। फर्स्ट ऑपरेंड ये है हमारा, ये वाला, उसके बाद सेकंड ऑपरेंड ये वाला है, और थर्ड ऑपरेंड ये वाला है, और लास्ट में सेमीकोलन है। नेक्स्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, ऑपरेटर्स को वैल्यूएट करने की जो तरतीब होगी दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। लाइक ए प्लस बी माइनस सी है, या फिर बात कर लें टू, छोटा सा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, उसको वर्क कर लेते हैं। हमने लिखा है 2 प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, और ऑपरेटर का वैल्यूएट का कोई लेवल होता है, उसको लेवल्स को हल फॉलो किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का लेवल ज़्यादा है जबकि प्लस का लेवल कम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस किया जाएगा। तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स को हल करने की जो तरतीब होगी दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर वैल्यूएटेड इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये तो डिफरेंट लेवल के ऑपरेटर्स थे। अगर हम बात करें सेम लेवल के ऑपरेटर्स की, लाइक प्लस और माइनस का लेवल सेम है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लेवल सेम है, तो वहाँ पे एसोसिएटिविटी का जिक्र आएगा। और अगर हम बात करें कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की, तो वहाँ भी हम बात करेंगे जी एसोसिएटिविटी की। सपोज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर का ये फीचर है कि वो हमेशा जो एवेल्यूशन होती है वो 5 जो है पहले सी में जाएगा, राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन होता है, उसके बाद सी की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, बी में, और बी की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ए में।
इट मीन्स के ये राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की, तो उसको एक्सप्रेशन को हल करने की तरतीब होगी, उसको होगी लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स के एसोसिएटिविटी ये बताती है कि ऑपरेटर्स को लेफ्ट टू राइट हल किया जाएगा या राइट टू लेफ्ट हल किया जाएगा अगर सेम लेवल के ऑपरेटर आ जाते हैं। सपोज कर लें ए प्लस बी माइनस सी है, तो पहले लेफ्ट वाला प्लस हल होगा, फिर माइनस हल होगा राइट वाला, तो लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर आता है तो उसमें राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एसोसिएटिविटी क्या है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। लेकिन अगर हम बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर की, दैट इज इक्वल साइन, तो ये राइट टू लेफ्ट फॉलो किया जाएगा ऑर्डर। लेकिन अदर दैन कोई भी ऑपरेटर आता है उसके लिए हमारा कौन सा होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। एक्सप्रेशन क्या होगा जी, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स का मजमूआ, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और उसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद रिलेशन एक्सप्रेशन होगा जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा। मैथमेटिक एक्सप्रेशन का आंसर जो आएगा वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, जबकि रिलेशन एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, इस्तेमाल होगा कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें तो कमेंट्स की बात की जा रही है। कमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि नॉट एग्जीक्यूटेबल हैं, इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, और ऐसी लाइनें जो कि प्रोग्रामर ने अपनी हेल्प के लिए लिखी होती हैं, या फिर किसी और प्रोग्राम बंदे ने प्रोग्राम आपका पढ़ना है तो उसको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इन लाइंस का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए ईजी टू रीडेबल। या इन फ्यूचर आप प्रोग्राम खोलते हैं 1-2 साल बाद, आपको पता नहीं चलता कि आपने फंक्शन किस मकसद के लिए लिखा था, उसकी टाइटल पे आप मल्टीलाइन कमेंट ऐड कर लेंगे। Two types are single line comment. Anything written on the right side of double slash, that would be a single line comment, और multi line comments को slash और static को slash के अंदर लिखा जाएगा। और keep in mind कि comments को हम nest भी कर सकते हैं, मतलब डबल मल्टीपल लाइन और अंदर सिंगल लाइन भी हो सकता है। आगे जो टाइप कास्टिंग से क्या मुराद है कि एक डाटा टाइप को दूसरी किसी टाइप में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट भी है और एक्सप्लिसिट भी है। इम्प्लिसिट क्या है, जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर परफॉर्म करता है, और एक्सप्लिसिट जो खुद से आप परफॉर्म करते हैं। सपोज आपने 2 लिखा, उसके बाद प्लस लिखा 1.5, और 2 जो है वो इंटीजर टाइप का डाटा है, 1.5 फ्लोटिंग पॉइंट है। इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी 3.5, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट होगा। कीप इन माइंड के इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स मेमोरी में स्पेस लेता है, शॉर्ट इंटीजर, और लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट लेता है। शॉर्ट इंटीजर अगर हम बात करें, ये इंटीजर टाइप का डाटा है और ये फ्लोट टाइप का डाटा है, तो आंसर हमेशा बड़ी टाइप की तरफ जाएगा, दैट विल रिटर्न इनटू द लार्जर डाटा टाइप। उसके बाद है जी नंबर नेक्स्ट पे एस्केप सीक्वेंस। इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली कंपाइलर करेगा, और एक्सप्लिसिट खुद बताना पड़ेगा प्रोग्रामर को कैस्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, तो उसके बाद अकॉर्डिंगली आंसर देगा।
जी एस्केप सीक्वेंस क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होगा। बैकस्लैश टी जो है वो टैब स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो और बेशुमार तरह के एस्केप सीक्वेंसेस हैं स्पेशल कैरेक्टर्स दैट मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। आगे कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले नंबर पे तो बात सीक्वेंशियल है जो कि सीक्वेंस की बात करते हैं। हम इनपुट लेते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं और उसके आउटपुट दिखाते हैं। फंक ऐसा सिंपल प्रोग्राम जो कि फार्मूला के साथ यूज़ होंगे। सिलेक्शन की बात करें तो इफ़ कंडीशंस हैं, उसके बाद प्रोग्राम में ग्रेड्स वाले या फिर पास फेल का जहाँ पे डिसीजन लेना है आपने रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में स्विच भी आता है, सेलेक्ट केस भी आता है। आइटरेटिव जो है वो लूप की बात की जा रही है। तो इसमें सिलेक्शन में इफ़ है, इफ़ एल्स है, उसके बाद नेस्टेड इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ़ है और इफ़ एल्स इफ़ हो सकता है और लास्ट पे स्विच है या फिर सिलेक्ट केस है। उसके बाद सीक्वेंशियल में सिंपल इनपुट स्टेटमेंट हैं, कैलकुलेशन और आउटपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं। आइट्रेशन में लूप्स की बात की जाएगी, जिसमें रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, आइट्रेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं और लूप भी कहते हैं। सीक्वेंशियल सिंपल इनपुट कैलकुलेशन एंड आउटपुट। उसके बाद सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कंडीशन को वैल्यूएट किया जाएगा और कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेगी वरना नहीं चलेगी। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे रेपिटेशन स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट रिपीटेडली, बार बार रिपीट होंगी और इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स मैंने बोलने हैं। फॉर लूप जो है वो काउंटर कंट्रोल लूप है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम या स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम चलेगी। मतलब पहले से यूजर को पता है कि मैंने 10 दफ़ा काम करना है तो वो फॉर लूप को प्रेफर करेगा। सिंपल लूप है, मोस्टली प्रोग्रामर इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसमें फॉर लूप का अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, उसके बाद सेकंड कंडीशन होती है और थर्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है और नेक्स्ट उसकी बॉडी लिखी जाती है। बॉडी में सेट ऑफ स्टेटमेंट है तो उसको ब्रेसेस में लिखा जाएगा। अगर स्टेटमेंट सिंपल है तो उसको एक ही है तो उसको बॉडी के बगैर भी लिखा जा सकता है। ब्रेसेस बनाना या बॉडी बनाना ऑप्शनल है। नंबर नेक्स्ट पे व्हाइल लूप जो है वो नॉट नोन इन एडवांस, मतलब पहले से नहीं पता हाउ मेनी टाइम लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, तो देन हम व्हाइल लूप को इस्तेमाल करेंगे। नॉट इज इक्वल टू -1 की एग्जांपल है कि जब तक यूज़र -1 इनपुट नहीं करेगा, कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन इनपुट नहीं करेगा तब तक लूप चलती रहेगी। और कंडीशनल लूप भी इसको बोलते हैं और इसको सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं जिसके ऊपर वो बेस कर रही होती है। डू वाइल एटलीस्ट वन टाइम, ऐसी लूप जो कम से कम एक दफ़ा लाजमी चलेगी। कंडीशन बाद में लिखी जाएगी, वाइल लूप की कंडीशन पहले होती है और डू वाइल की कंडीशन बाद में होती है, जबकि इसकी बॉडी पहले होती है। ये एमसीक्यूज पेपर में आ चुके हुए हैं ऑलरेडी इसके बारे में। उसके बाद नंबर नेक्स्ट की बात करें तो फंक्शंस के ऊपर आते हैं जी। फंक्शन दो तरह के होते हैं। फंक्शन है क्या? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको पर्टिकुलर नाम से लिखा जाता है और ये बिल्ट इन भी हो सकते हैं फंक्शन और यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं। बिल्ट इन जो बने बनाए फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन भी उनको बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी आप लाइब्रेरी ऐड करते हैं, हेडर फाइल को ऐड करवा के अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। यूजर डिफाइंड खुद से बनाने पड़ते हैं, खुद बनाता है प्रोग्रामर। पार्ट ऑफ द लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शन या प्रिमिटिव फंक्शन बोला जाएगा इसको। और बूल डेटा टाइप्स ये बेसिकली डेटा टाइप की कहानी यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई है। इसको आपने डेटा टाइप में याद रखना है। बूल भी इस्तेमाल किया जाता है बाज़ लैंग्वेज में और बूलियन भी यूज़ होता है जो कि ट्रू और फॉल्स इंडिकेट करता है। पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ था, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया गया है। दैट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और यूज़र लाइब्रेरी फंक्शंस की बात की जा रही है। उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन या प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन हम इसको बनाएंगे। प्रोग्रामर फंक्शन जो लिखता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर डिफाइंड। उसमें क्या करना पड़ता है? पहले तो फंक्शन डेक्लेरेशन बताना पड़ता है, इज़ आल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन सिग्नेचर भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या कुछ बताना पड़ेगा? किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप, उसका फंक्शन का नेम और उसके पैरामीटर की तादाद और उनकी टाइप। सपोज कर लें आपने लिखा इंट दैट इज़ अ रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, उसके बाद सम दैट इज़ अ नेम ऑफ द फंक्शन और पेरेंथेसिस के अंदर आपने इंटीजर लिखा कॉमा इंटीजर लिखा। इट मीन्स कि दीज आर द पैरामीटर्स, दीज आर द वैल्यूज दैट वी हैव प्रोवाइड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। टू पैरामीटर्स हैं और दोनों की टाइप इंटीजर है। उसके बाद अगर हम लिखते हैं वाइड दैट इज़ अ रिटर्न टाइप। उसके बाद और कीप इन माइंड वॉइड भी एक टाइप है और जो कि डेटा टाइप के अंदर आती है। इसमें हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड नथिंग मतलब। उसके बाद TABLE टेबल, हम एक फंक्शन लिखते हैं और उसको एक नंबर पास करते हैं जिसका टेबल हमने प्रिंट करवाना होता है। तो ये भी एक फंक्शन है जो कि हमने डिक्लेयर कर दिया जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? टेबल फंक्शन का नेम है और इंट उसकी पैरामीटर की तादाद और उसकी टाइप है।
इसी तरह अगर हम बात करें तो इंटीजर रिटर्न टाइप है। उसके बाद सॉरी सिंपल फंक्शन बना लेते हैं लाइक वॉइड और एस एच ओ शो, कोई भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी है और यहाँ भी आप वॉइड लिखते हैं या फिर एम्प्टी छोड़ दें, दोनों सेम है। जी रिटर्न टाइप भी वॉइड है और पैरामीटर भी वॉइड है, जबकि शो फंक्शन का नेम है। दीज आर द डिक्लेरेशंस ऑफ द फंक्शन। उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन सिग्नेचर भी इसको बोलते हैं। प्रोटोटाइप क्या है? बेसिकली दैट इज अ मॉडल ऑफ द फंक्शन। डिक्लेयर करने से पहले कंपाइलर को बताना कि हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम ये होगा, रिटर्न टाइप ये होगी और पैरामीटर इतने लेगा। उसके बाद जब फंक्शन को कॉल किया जाता है वैल्यूज़ प्रोवाइड करके, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉल, और फंक्शन इन्वोक करना इसको बोलते हैं, जिसमें एक्चुअल पैरामीटर भी हो सकते हैं और फॉर्मल पैरामीटर भी हो सकते हैं। एक्चुअल पैरामीटर बेसिकली हम नॉर्मली कॉल करते हैं, जैसे उसके बाद फॉर्मल सॉरी एक्चुअल पैरामीटर जो है फंक्शन कॉल करते हुए जो पैरामीटर हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन हेडर के अंदर या फंक्शन की जो फर्स्ट लाइन है, जो हमने बॉडी बनाई थी फंक्शन की, फंक्शन डेफिनेशन, उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें जो प्रोवाइड किए जाएंगे दैट इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर, जहाँ से वैल्यू पिक करेगा, आगे से रिसीव करेगा। और थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है फंक्शन डेफिनेशन के बारे में। इसमें फंक्शन हेडर होगा पहला पार्ट और फंक्शन बॉडी होगी दूसरा पार्ट। एक छोटा सा फंक्शन मैं बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा रिकॉल आपका हो जाए कॉन्सेप्ट। लाइक हमने इंट लिखा, उसके बाद एस यू एम सम लिखा और पेरेंथेसिस के अंदर आपने लिखा इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। दीज आर द पैरामीटर्स। नेक्स्ट हमने बॉडी स्टार्ट की और ये फर्स्ट लाइन जो होगी दैट इज कॉल्ड फंक्शन डेक्लेरेटर और फंक्शन हेडर, दो नाम है इसके। उसके बाद इंट हमने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे एस। उसके बाद हमने जो ऊपर से वैल्यूज आई हैं एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया और नंबर नेक्स्ट पे हमने रिटर्न कर दिया जो उसने कैलकुलेट किया, जिसकी हमने टाइप बताई हुई थी कि इट विल रिटर्न अ वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप। जी, यहाँ पे ये होगी फंक्शन डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें फंक्शन डेफिनेशन फर्स्ट लाइन जो है दैट इज कॉल्ड फंक्शन हेडर, और जो नीचे सारे का सारा विद इन ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस दैट इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी। फंक्शन डेफिनेशन दो चीज़ों पर होगा और ये आउटसाइड द मेन फंक्शन हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस में, जबकि बॉडी से पहले भी लिखा जा सकता है और बॉडी के मेन से पहले भी और मेन के बाद में भी। अगर आपने फंक्शन डेफिनेशन मेन से पहले लिखी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेन से पहले अगर फंक्शन डेफिनेशन लिखी है तो उसके लिए आपको फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेन के बाद लिखी है तो फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मेन की बॉडी के अंदर फंक्शन डिक्लेयर हुआ है दैट इज कॉल्ड लोकल डिक्लेरेशन, और अगर आपने बॉडी से बाहर डिक्लेयर किया है मेन से पहले दैट इज कॉल्ड ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल फंक्शन। और ग्लोबल फंक्शन किसी भी जगह पे कॉल किए जा सकते हैं, किसी और फंक्शन के अंदर भी, लेकिन अगर हम लोकल फंक्शन डिक्लेयर करेंगे मेन के अंदर तो वो सिर्फ मेन के अंदर ही कॉल होगा, किसी दूसरे फंक्शन में कॉल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी फंक्शन रिटर्न। फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं, जबकि विजुअल बेसिक में दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। प्रोसीजर क्या होता है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जबकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। व्हाट अबाउट लोकल वेरिएबल्स? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन, और एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा दैट इसका लोकल, जो हमने ऊपर एस वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसका लोकल वेरिएबल है ये वाला एस। उसके बाद जो ये पैरामीटर्स होंगे ये भी इसके लोकल वेरिएबल्स होते हैं, इसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कह रहे हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे लोकल वेरिएबल बनाने के लिए हम ऑटो कीवर्ड भी इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ ऑप्शनल। ग्लोबल ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाएगा मोस्टली मेन से पहले, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल को हर फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है प्रोग्राम का। व्हाट अबाउट स्कोप? द एरिया वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड, एक्सेसिबिलिटी भी इसको बोलते हैं। तो स्कोप से क्या मुराद है? जहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल किया जा सकता है दैट इज़ कॉल्ड स्कोप। लोकल की स्कोप कम होती है, जहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं उसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि ग्लोबल की स्कोप जो है वो ज़्यादा होती है, वो पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लाइफ टाइम, द टाइम पीरियड फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी, जब तक वेरिएबल मेमोरी में रहेगा दैट इज़ कॉल्ड लाइफ टाइम। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जब कंट्रोल वहाँ से एग्जिट होता है उस फंक्शन से उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल्स स्टार्ट्स व्हेन कंट्रोल एंटर्स द फंक्शन। जैसे हमने फंक्शन बनाया सम का, जब कंट्रोल उसके अंदर दाखिल होगा तो एस की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जब एग्जिट होगा रिटर्न होगा तो वहाँ से उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आज के हुए हैं, लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल जो है वो ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू लोकल वेरिएबल। और कीप इन माइंड कि लोकल वेरिएबल R2 कीवर्ड से भी बनता है और दैट इज़ ऑप्शनल बिकॉज अगर लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल किसी बॉडी के अंदर होगा, फंक्शन के अंदर होगा, वो उसका लोकल वेरिएबल होगा। स्टैटिक वेरिएबल का एमसीक्यूज पेपर में आ चुका हुआ है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, इसका स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल होगा। उसके बाद इसकी लाइफ जो है वो लोकल सॉरी एक्सेसिबिलिटी जो है वो लोकल की तरह की होती है, लेकिन लाइफ जो है वो ग्लोबल की तरह की होती है। मतलब बियॉन्ड द स्कोप जब वैल्यू रिटर्न हो जाती है तब भी उसकी लाइफ रहती है और मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू एक्सेस की जा सकती है। तो इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल सॉरी स्टैटिक वेरिएबल जो होगा उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होगी, लोकल होगी, जबकि लाइफ टाइम उसकी ग्लोबल होगी। व्हाट अबाउट ऑप्शनल पैरामीटर्स और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अगर हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हुए ये बता दें, सपोज ये एग्जांपल था हमारे पास, ऐड का फंक्शन हमने बनाया और इंटीजर a लिखा, इंटीजर b इज इक्वल टू 3 लिख दिया और इंटीजर c इज इक्वल टू 4 लिख दिया। ये दोनों हमने ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी हैं। दीज आर द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ b की और c की। जब इस फंक्शन को ऐड को कॉल किया जाएगा तो आप इसको तीनों अगर वेरिएबल प्रोवाइड कर देंगे, तीन पैरामीटर्स इसको भेज देंगे, तीन आर्गुमेंट पास करेंगे, तो क्या होगा, ए की वैल्यू एक्स के पास आ जाएगी पहले आर्गुमेंट की, दूसरे आर्गुमेंट की बी के पास आ जाएगी और तीसरे की सी के पास आ जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ए की वैल्यू भेजते हैं लाइक 5, तो वो इसके पास आएगी लेकिन बी ये वाली वैल्यू इस्तेमाल कर लेगा और सी ये वाली यूज़ कर लेगा। मतलब ऐड वाले फंक्शन को जब हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो उसमें एक आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, दो भी पास कर सकते हैं, तीन भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ गिवन है, वो इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप दो पास करेंगे तो पहली वैल्यू इसके पास आ जाएगी, दूसरी इसके पास आएगी, लेकिन तीसरी वो ये वाली यूज़ कर लेगा। ठीक है जी। अब इसके बारे में एमसीक्यूज़ पॉइंट क्या है कि ऑप्शनल पैरामीटर्स मतलब जब आपने फंक्शन को कॉल करना है तो पैरामीटर कुछ प्रोवाइड कर दें ना करें वो काम चल जाएगा, लेकिन इसकी तरतीब लाजमी है कि अगर आपने पहला पैरामीटर आपने सिंपल रखा है जबकि दूसरा ऑप्शनल रख दिया है तो तीसरा भी ऑप्शनल ही होना चाहिए। नीचे एग्जांपल देखें, ये इनवैलिड सीक्वेंस है, मतलब ये सिंपल आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शनल हो गया और यहाँ पे आप सिंपल इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज जो भी अगर आपने ऑप्शनल पैरामीटर दे दिया है तो उसके सब्सिक्वेंट सारे नेक्स्ट आने वाले आर्ग्यूमेंट भी क्या होंगे, ऑप्शनल ही होंगे। Once we provide the default value of the parameter, all subsequent parameters के बाद में आने वाले जितने पैरामीटर्स होंगे वो सारे के सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाले ही होंगे, सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैलिड है जबकि दूसरे इनवैलिड है। आगे है जी, व्हाट अबाउट इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन बनाए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑप्टिमाइजेशन फीचर दैट रिड्यूसेस द एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट करने के लिए, प्रोग्राम की स्पीड बढ़ाने के लिए इनलाइन फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। अब इसका होता क्या है कि कॉन्सेप्ट इनलाइन फंक्शन इज यूज्ड व्हाइल हैंडलिंग क्लासेस इन सी प्लस प्लस, क्लासेस में इस्तेमाल होते हैं और करते क्या हैं, एग्जीक्यूशन को फास्ट कर देते हैं। बेसिकली उसका कोड जो है वो कॉपी हो जाता है, जहाँ से उसको कॉल किया है उसके पास ही आ जाता है। नेक्स्ट अरेज, डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं, एडजेसेंट मेमोरीज हैं जिनकी सेम नेम और सेम टाइप होती है, सेम नेम और सेम डेटा टाइप। जबकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स अगर मल्टीपल ब्लॉक्स बनते हैं तो उसको एक्सेस किया जाता है बाय द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट, इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट से उसको एक्सेस किया जाएगा। सपोज आपने एक अरे डिक्लेयर की इंटीजर टाइप की नंबर उसका नाम रखा है और अगर हम ये कह देते हैं कि नम इनटू, इसका बॉक्सेस का मैकेनिज्म या स्ट्रक्चर कैसा होगा जी, इस तरह बनेगा। और कीप इन माइंड के रे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, पहले बॉक्स का इंडेक्स 0 होगा, उसके बाद दूसरे का बॉक्स का 1 होगा एंड सो ऑन। 5 एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए हैं, लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। जी, अगर हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, NUMBER नंबर इनटू स्क्वायर ब्रैकेट्स और सपोज 2 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है इक्वल साइन, आगे पे लिखते हैं 23। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया है तो 2 वाले बॉक्स में क्या यूज़ हो जाएगा हमारा,
जी, यहाँ पे 23 जाके स्टोर हो जाएगा। तो इनपुट करना है या प्रिंट करना है आपने अरे को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अरे का इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर कांस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है जी, हम इस तरह कांस्टेंट बना सकते हैं, हैश डिफाइन करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम कांस्टेंट बनाते हैं कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए। डबल इसकी टाइप है, पाई इस आइडेंटिफायर का नेम है और 3.1414 इसकी वैल्यू है, और कांस्टेंट्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, दैट इज़ अ की पॉइंट। उसके बाद कीवर्ड वोलेटाइल किस लिए इस्तेमाल होता है, वोलेटाइल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के लिए। रेयरली यूज बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। क्रिएट द वेरिएबल्स दैट कैन बी मॉडिफाइड नॉट ओनली बाय द प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम इस्तेमाल मॉडिफाई नहीं कर सकता बल्कि अदर प्रोग्राम भी उसको एक्सटर्नली इस्तेमाल कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। तो इवेंट भी आपके प्रोग्राम का उसको मॉडिफाई कर सकता है। साइज ऑफ ऑपरेटर का नेम है, जो कि साइज बताता है कि इस वेरिएबल ने कितनी बाइट्स मेमोरी में इस्तेमाल करनी है। उसके बाद पासिंग बाय वैल्यू, सिंपली जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था वो पासिंग बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट था। अगर आप उसके साथ एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और उसको कॉल करते हैं और पॉइंटर को यूज़ करते हुए, दैट इज़ कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ कॉपी होती हैं उस वेरिएबल में जाके फंक्शन हेडर के अंदर, लेकिन अगर बाय रेफरेंस की बात करें तो मेमोरी का एड्रेस वहाँ पे चला जाता है और जो भी चेंजेस फंक्शन करेगा वो रिफ्लेक्ट होंगी जहाँ पे वैल्यू जहाँ से वैल्यू गई थी, क्योंकि उसका एड्रेस कॉपी होता है और वो जाके उसको मॉडिफाई कर सकता है। और सिंक फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, अगर मल्टीपल वैल्यूज हमने फंक्शन से वापस लानी है तो बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट पॉइंटर्स, पॉइंटर क्या है, जो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। और सपोज यहाँ पे लिखा हुआ हमने इंटीजर आगे स्टैटिक पी, और पी एक पॉइंटर का नेम है, उसके स्टैटिक ये बताते हैं दैट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, और ये इंटीजर को पॉइंट करेगा, किसी इंटीजर वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा। एमसीक्यू जो पेपर में आ चुका हुआ है, एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये स्टैंड फॉर ये आया था। उसके बाद जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। व्हाट अबाउट रिकर्जन, रिकर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह डेटा स्ट्रक्चर का जो लेक्चर में डिज़ाइन किया उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करेगा, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो 1 से 2 दिन में आपको शेयर करूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके तकरीबन कोई 20 से 30 एमसीक्यूज